हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज सेट्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेट की चर्चा करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास। ठीक है जी, तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITN में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, एक धमाकेदार शुरुआत, और जानते हैं भैया कि क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। ठीक है जी, चलिए नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स में जो पहला सेट है आपका सामने, वो है नल सेट। क्या है? नल सेट, जिसको हम लोग वाइड सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट। और इसका नाम है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है जी, तीन तीन नाम है इसका भैया, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या होता है? बोला द सेट which contains no any element is called null set। बोला वैसा सेट जिसके अंतर्गत कोई एलिमेंट ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट, एम्प्टी सेट या वाइड सेट बोल सकते हैं। इसका नाम में ही डिफिनेशन है, एम्प्टी मतलब खाली। ठीक है, मतलब कि वैसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही ना, खाली हो वह, है कि नहीं? तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ऐसे लिखिए, या फिर केवल फाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए, गौर से देखिए कि नल सेट को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो कर्ली ब्रेसेस केवल, ठीक है, या फिर फाई से। ठीक है, बोला एग्जाम्पल है सर, बोला ढेरों एग्जाम्पल है। जैसे कोई एक सेट लो, हमने बोला कि एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर्स लेस देन 0.5। क्या यह नल सेट है? पहले बताओ कि सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट आएंगे। तो बच्चा हल्ला करने लगा, सर यहाँ पे तो एक्स टाइप के एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 0.5, और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, और ए बोल रहा है 0.5 से छोटा, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। यह जो सेट है ना सर, वो खाली रहेगा, कुछ इस प्रकार से। तो जब ये खाली रहा, इसके अंदर कोई एलिमेंट गया ही नहीं, इसका मतलब दिस इज एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। ठीक है, समझ गए? इसी को नल सेट को दूसरे तरीके से हम लोग कैसे लिखते हैं? फाई। ये भी नोटेशन है नल सेट को डिनोट करने की। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन बच्चे गच्चे कहाँ खा जाते हैं, थोड़ा गौर मारिएगा। बच्चे गच्चे कहाँ खा जाते हैं, एज ए नोट आप इसे लिख सकते हो। मैं आपसे पूछूं कि अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई डाल दें तो क्या यह नल सेट कहलाएगा? बोलो, क्या यह नल सेट है? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, कौन है? फाई है। ठीक है जी,
करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चला जाएगा तो वह एक एलिमेंट के रूप में काम करेगा, है कि नहीं। जैसे हमने ए डाल दिया तो दिस इज द सेट विच कंटेन्स वन एलिमेंट्स, दैट एलिमेंट्स इज ए। ठीक है, समझे नहीं समझे। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये नल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट है जो फाई है। ठीक है भैया। तो फिर बोलोगे सर ये एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है, फिर यहाँ आपने बोला कि नल सेट, तो हम कैसे समझेंगे कि नल सेट है कि एलिमेंट है। जब आपके सामने सवाल आएगा IIT JEE में तो वो डिफाइन कर देगा कि फाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नल सेट है या एलिमेंट के काम कर रहा है या कोई और चीज़ें हैं। ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें डिफाइंड करके दी जाएगी। ऐसा नहीं कि फाई देखा और हल्ला करने लगा नल सेट आ गया, नल सेट आ गया। नहीं भाई, आपको वहाँ पे क्वेश्चंस में मेंशन कर दिया रहेगा कि फाई इज नल सेट। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो। तो ये क्या है कि इज नॉट अ नल सेट एज it contains one element phi। एक नल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट? तो फाई है। ठीक है जी, समझा नहीं समझे? बोलो समझ गए सर। तो क्या समझा कि वैसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग नल सेट बोलेंगे। नल सेट को डिनोट करने के दो तरीके, या तो करली ब्रैकेट लिख दो ऐसे और या फाई लिखो। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो एज अ नोट, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन नल सेट, तो क्या आंसर आएगा? 0। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन नल सेट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन नल सेट इज इक्वल टू 0। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ 2 नंबर सेट। ठीक है जी, चलिए गौर मारिएगा। सेकंड नंबर क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है भैया? सिंगलटन सेट मेरा नाम में ही डिफिनेशन है। वैसा सेट जिसके पास एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है, चलो लिख लो। क्या लिखेंगे? द सेट which contains exactly one element is called सिंगलटन सेट। वैसा सेट जिसके पास एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हो कि एक सेट लिखा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 5, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है जी, चलिए थर्ड नंबर, पेयर सेट। क्या होता है भैया पेयर सेट? बोला सेट having exactly 2 elements are called पेयर सेट। वैसा सेट जिसके पास एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स हो वैसा सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? पेयर सेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सेट हम बी लिखा जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 2,5, दिस इज द पेयर सेट। ठीक है, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं।
दो एलिमेंट वाले, जैसे एक और ले लिया हमने x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है जी। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से x के दो वैल्यूज निकलेंगे 2 और 3। इस सेट के अंदर क्या आ गया 2 और 3 दो एलिमेंट। ठीक है जी। तो एक ऐसा सेट हो गया पेयर सेट। तो समझ गए पेयर सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है। ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से वही काम करिए, वीडियो पॉज करिए और इसे लिखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सेट। कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सेट क्या है भैया, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सेट? चलिए गौर मारिएगा। पहला बात करते हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस मतलब आपने इनइक्वालिटी पढ़ा होगा इंटरवल। ठीक है जी। क्या पढ़ा है? कंटिन्यूअस मतलब हो गया कि वैसा सेट जो इंटरवल में लिखा गया हो, और इंटरवल में लिखे गए सेट के अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं। ठीक है। कितने वैल्यूज होते हैं? इनफाइनाइट वैल्यूज। वो कैसे हो देखिएगा, अगर जो बच्चा इनइक्वालिटी पढ़ा होगा, जो इंटरवल में चीज़ें लिख रहे थे, वही क्या है, कंटिन्यूअस सेट है। ठीक है जी। जिनको नहीं पता है एक बार समझेंगे कि कंटिन्यूअस सेट written as फर्स्ट। जैसे हमने कोई एक सेट लिखा, क्लोज ब्रैकेट 3 to 5, इसका अर्थ क्या हुआ? दिस सेट contains all real values between 3 and 5, also 3, 5 present in the set। क्लोज ब्रैकेट लगा हो और यहाँ पे दो नंबर हो। ठीक है जी। इसका अर्थ क्या हुआ कि इनके बीच का सारा वैल्यूज, एक मिनट मेरे भाई, चलिए क्या बातें कर रहे थे कि दिस सेट कंटेन्स ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन 3 and 5, also 3, 5 प्रेजेंट इन द सेट। यानी कि इसमें जो है ना 3 और 5 के भी जितने भी रियल वैल्यूज है इस सेट के अंदर है, और 3 और 5 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए आप ऐसा नंबर लाइन पे भी देख सकते हो इसे। ये रहा नंबर लाइन, यहाँ कहीं 3 होगा और यहाँ कहीं 5 होगा। तो बोला क्या जा रहा है, क्लोज ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब कि 3 को भी इंक्लूड करना है और 5 को भी इंक्लूड करना है, और 3 और 5 के बीच जितने भी रियल वैल्यूज है वो भी इंक्लूडेड है, यानी सेट के अंदर है। तो 3 और 5 के बीच इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, है कि नहीं? इसके बीच बहुत सारे वैल्यूज है, 3.1, 3.2, 3.001, फिर 4 पॉइंट समथिंग, इन बहुत सारे वैल्यू है। इसके बीच इरेशनल और रेशनल बहुत सारे वैल्यूज हैं। ठीक है जी। और ये कंटिन्यूअस सेट्स हैं। तो वही लिखा गया कंटिन्यूअस सेट्स मतलब इंटरवल वाले सेट में इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं।
ठीक है, तो ए रहा। दूसरा टाइप कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि दोनों तरफ ओपन लगा हो, 3,5 ओपन। इसका अर्थ क्या हुआ? ओपन लगा हुआ इसका मतलब कि बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होंगे। ठीक है, दिस सेट कंटेन्स ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन 3 and 5। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंदर 3 और 5 के बीच जितने भी रियल वैल्यूज हैं वो इंक्लूडेड हैं, 3 और 5 को छोड़कर। ठीक है जी, चलिए अगर मैं इसका नाम दे दूं ए, ठीक है, इस सेट का नाम ए रख दिया हमने, तो ए हुआ आपका ए। अगर इसका उसी नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे भी ओपन, और इसके बीच के जितने भी सारे रियल वैल्यूज हैं इस सेट के अंदर है। ठीक है जी, और इसका नाम दे दो बी। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर, एक सेट सी लिया हमने, यानी एक तरफ क्लोज लगा दो एक तरफ ओपन रखो। इसका अर्थ क्या हुआ कि इनके बीच के तो सारे एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, 3 और 5 के बीच जितने भी रियल वैल्यूज हैं वो इसके अंदर हैं, और उसमें एक और ऐड है, कौन? 3 भी इंक्लूडेड है इसमें। 5 पे ओपन लगा हुआ है तो ये एक्सक्लूडेड है, जिस पे क्लोज लगा होगा वो क्या होगा? उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है जी, तो आप क्या लिख सकते हो इसमें कि दिस सेट this set contains all real values between 3 and 5, also 3 present in this set, और इसमें 3 भी प्रेजेंट है। ठीक है जी, क्योंकि 3 के पीछे क्या लगा है? क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करिए और इसे लिखने का प्रयास करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं डिस्क्रीट सेट की। ठीक है, किसका बातें करते हैं? तो डिस्क्रीट सेट। क्या होता है भैया डिस्क्रीट सेट? इन डिस्क्रीट सेट we use curly braces, दैट इज आप कुछ इस प्रकार से कह सकते हो। ठीक है, एंड ऑल एलिमेंट्स written within the curly braces separated with comma। इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग करली ब्रैकेट को यूज करते हैं
और इसमें सभी एलिमेंट को हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं। ठीक है जी, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि इसके अंदर हम लोग कुछ इस प्रकार से एलिमेंट को रखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए। दिस इज द डिस्क्रीट सेट। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। ठीक है, ऐसा ढेरों एग्जाम्पल हमने देखा है रोस्टर और सेट बिल्डर मेथड में, है कि नहीं? बोलो चीज़ें क्लियर है, हाँ या ना? तुम्ही से बात कर रहा हूँ भाई, चीज़ें समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जल्दी से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बातें करने वाले हैं हम लोग वो बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसेट्स, कॉमा सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट। क्या? सबसेट्स, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट। ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से समझते हैं सभी को। फर्स्ट, सबसेट्स। क्या है भैया? सबसेट। ठीक है जी, चलिए नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट every elements of set A present in set B then set A is called subset of set B and it is denoted by A is subset of B। ठीक है जी, पहले एक बार चेक कर लेता हूँ दिखाई दे रहा है या नहीं। बोला हाँ सर दिखाई तो दे रहा है। चलिए, क्या बोला कि दो सेट है ए और बी। ठीक है, ए और बी दो सेट है। ऐसा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। ए का सारा एलिमेंट, दो सेट है ए और बी। ठीक है जी, और बोला क्या कि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ए बी का सबसेट है। ठीक है जी, ए क्या है? बी का सबसेट है। ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, जैसे एक बी सेट है, दिस इज द बी। और ए एक जो सेट है ए, वो सारा का सारा इसमें प्रेजेंट है। तो ए क्या हुआ? इसका सबसेट हुआ, छोटका सेट हुआ। ठीक है जी, तो इसी को लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपके सामने एक सेट ए लिखा हमने 1
2, ठीक है, और एक सेट बी लिखा 1 2 3 4। तो ए का सारा एलिमेंट क्या बी में प्रेजेंट है? तो आंसर इज यस। ए का सारा एलिमेंट जो है ना सर वो बी में है। इसका मतलब कि ए इज, इसका मतलब क्या हुआ? ए इज सबसेट ऑफ बी। समझे या नहीं समझे? क्या होगा? ए इज सबसेट ऑफ बी। बात सही है। अगर हमने एक सेट और लिखा यहां पे सी 5 6 और एक सेट हमने डी लिखा 6, ठीक है, तो क्या बताओ सेकेंड नंबर कि डी इज सबसेट ऑफ सी, मतलब डी का सारा एलिमेंट सी में उपस्थित है। तो आंसर इज यस। डी में एक ही एलिमेंट है 6 जो सी में उपस्थित है, तो डी क्या हुआ? सी का सबसेट हुआ। ठीक है जी, इसको कैसे लिखेंगे? डी इज सबसेट ऑफ सी। इज इट क्लियर? बोलो ये कितने लोगों को समझ में आया? सबसेट क्या होता है? बोला 2 सेट है ए और बी, ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो ए क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। किसका? बोला बी का। ठीक है, इज इट क्लियर? बोला हाँ सर। चलिए अगर एक सेट और हम इसमें लें, जैसे हमने एक सेट लिया ई, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट जो है 1,2 है। ठीक है जी, क्या है? 1,2 है। तो इसे आप क्या लिखोगे? ए इज सबसेट ऑफ ई। बोलो क्या यह सही बात है? ए का सारा एलिमेंट ई में प्रेजेंट है। डिफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। बस यही कंडीशन है। आपको देखना यही है कि क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें उपस्थित है। तो आंसर इज यस। इसका मतलब कि ए इज सबसेट ऑफ बी। दिस इज ट्रू। ठीक है जी, यही ना, ए का सारा एलिमेंट इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, इसका सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। भले दोनों इक्वल हैं, अलग बात है, लेकिन ये थोड़ी बोला कि दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तो बोला कि अगर इसका सभी एलिमेंट इसमें उपस्थित है तो ये इसका सबसेट कहलाएगा। इसीलिए तो यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है समझने के लिए। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे क्या ऐसे भी हो सकता है? ई इज सबसेट ऑफ ए। देखो ई का सारा एलिमेंट क्या ए में उपस्थित है? सेट ई का सभी एलिमेंट सेट ए में उपस्थित है। तो आंसर इज यस। इसका मतलब ए भी बात सही है, ए भी बात सही था। डी इज सबसेट ऑफ सी, डी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं फिफ्थ नंबर, ई इज सबसेट ऑफ बी, ई इज सबसेट ऑफ बी। ई का सभी एलिमेंट सेट बी में उपस्थित है, ई का सभी एलिमेंट सेट बी में उपस्थित है। तो आंसर इज यस। आंसर इज यस। सिक्स्थ नंबर, मैं आपसे पूछूं डी इज सबसेट ऑफ बी, डी इज सबसेट ऑफ बी। क्या डी का सभी एलिमेंट सेट बी में उपस्थित है? बोला नहीं सर, इसमें 6 है और इसमें 6 नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है जी, डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बोलो ये चीज़ें क्लियर हुई हाँ या ना? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। पहले इसे लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्या देखा है आपने कि सर सबसेट क्या होता है? अब मैं आपसे ऐसे पूछूं कि जैसे हमने कोई सेट लिया जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, चलो 2, 3, 4 है, और एक सेट और लिया हमने बी
जिसके अंदर 2,5,6,4,3 और एक सेट सी लिया, ठीक है जी, और एक सेट और ले लो डी, सेवन कॉमा 8, ये ऐसे लेते हैं 2, 3, 4, 5। अब बताना कौन सही है कौन गलत। फर्स्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी। सेकेंड, डी इज सबसेट ऑफ ए। थर्ड, ए इज सबसेट ऑफ डी। फोर्थ, सी इज सबसेट ऑफ ए। फिफ्थ, सी इज सबसेट ऑफ डी। सिक्स्थ, डी इज सबसेट ऑफ बी। चलो बताओ कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित होना चाहिए, ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित होना चाहिए। चलिए ए से पूछते हैं, ए के अंदर 2, 3, 4 है, क्या बी में 2, 3, 4 है? 2, 3, 4, आंसर इज यस, इसका मतलब दिस इज ट्रू, ठीक है। डी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि डी का सभी एलिमेंट ए में उपस्थित होना चाहिए। चलो डी से पूछो, डी के अंदर 2, 3, 4, 5 है, क्या ये सभी ए के अंदर है? तो आंसर इज नो। 2, 3, 4 तो है लेकिन 5 इसमें नहीं है सर, 5 जो है वो ए के अंदर नहीं है, इसका मतलब डी ए का सबसेट नहीं है, ठीक है जी। ए इज अ सबसेट ऑफ डी, ए इज अ सबसेट ऑफ डी, इसका मतलब ए का सभी एलिमेंट डी में होना चाहिए। तो ए का सभी एलिमेंट, ए का एलिमेंट क्या 2, 3, 4 क्या डी में है? तो आंसर इज यस, दिस इज ट्रू। अब क्या बोल रहा है कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी का सभी एलिमेंट क्या ए में है? बोलो, सी का सभी एलिमेंट क्या ए में है? बोला सर इसमें एलिमेंट है ही नहीं है। जब इसमें एलिमेंट नहीं है तब क्या यह सबसेट होगा इसका सेट ए का? तो आंसर इज यस। तो फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये सबसेट कैसे होगा, तो उससे फिर हम पूछेंगे कि ये सबसेट क्यों नहीं होगा। बोलो, ये सबसेट क्यों नहीं होगा? जैसे आपने इसे काटा कि डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए, आपने यह बताया वहां पे कि देखो भैया डी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है 5 जो ए के अंदर नहीं है, तब आप इसे काट पाया कि ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो वहां यहां पर भी बताओ कोई ऐसा एलिमेंट इसका सी का जो कि इसमें उपस्थित नहीं हो, तभी तो हम कह पाएंगे कि सी सबसेट नहीं होगा ए का। तो इसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तब तो बात ही खत्म, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इससे क्या पूछना कि तुम्हारे सभी एलिमेंट इसमें है या नहीं। दिस इज द नल सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अगर समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो आप इसे याद रख लेना मेरे भाई। क्या याद रख लेना कि नल सेट is subset of all set। नल सेट एक ऐसा सेट है जो सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो बताओ सी इज अ सबसेट ऑफ डी, दिस इज ट्रू। डी इज सबसेट ऑफ बी,
डी का सभी एलिमेंट क्या बी में उपस्थित है, चेक करो। कहाँ है भैया डी? बोला यहाँ है। इसके अंदर क्या एलिमेंट है? 2 3 4 5। क्या बी के अंदर है? 2 3 4 5। बोला हाँ सर, इसका मतलब दिस इज ट्रू, डी इज अ सबसेट ऑफ बी। बोलो ये चीज़ें समझ में आ गया? मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को याद रखना कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है जी, सिंपल डिफिनेशन है भैया। सबसेट क्या है? कोई ही बच्चा समझ गया होगा। सबसेट मतलब कि दो सेट होता है, अगर इसका सभी एलिमेंट इसमें उपस्थित हो तो ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा, है कि नहीं? बस यही कंडीशन है कि इसका सभी एलिमेंट इसमें उपस्थित होना चाहिए, या दोनों बराबर हो जाए तो भी सबसेट है। ठीक है? बोला ठीक है। चलिए उल्टा सवाल मैं करूं आपसे ऐसे कि कोई सेट हमने लिया, जैसे मान लीजिए इसके अंदर एक ही एलिमेंट दिया 1, ठीक है? और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राइट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए का सभी सबसेट को लिखा जाए। क्या क्या इसका सबसेट हो सकता है? तो अभी आपने क्या देखा, हमें लिखना है इसका सबसेट्स। ठीक है जी। तो अभी आपने क्या सुना था कि नल सेट एक ऐसा सेट है जो सभी सेट का सबसेट होता है। नल सेट को आप फाइल लिखो या करली ब्रैकेट लिखो, दिस इज द नल सेट। ये जो सेट है वो इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है? और एक खुद अपने आप को सबसेट है। मैं अगर इस सेट से पूछूं क्या इसका सबसेट है, तो आंसर इज यस। इस सेट से पूछेंगे क्या तुम ए का सबसेट है, तो ये भी बोलेगा हाँ। क्यों? क्योंकि इसका सभी एलिमेंट इसमें उपस्थित हैं। तो इसके पास कितने सबसेट हो गए? 2 ही सबसेट होगा। और कोई सबसेट आएगा क्या? नहीं आएगा। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके सामने कि अगर एक सेट हमने बी लिया जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1, 2, फिर मैं आपसे पूछूं कि राइट ऑल सबसेट ऑफ सेट बी। सेट बी का सभी सबसेट को लिखा जाए। ठीक है? क्या क्या होगा बोलो? आंसर में क्या लिखोगे? पहली बात तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये नल सेट पहले लिख दो जो इसका सबसेट है। फिर इसी एलिमेंट के द्वारा, इसमें एलिमेंट 1 और 2 है, तो पहले क्या करो कि एकक एलिमेंट वाला सेट बनाओ जिसमें एकक एलिमेंट हो। जो इसके अंदर एलिमेंट है वही एलिमेंट लेना, तो एक 1 ले लिया और फिर यहाँ पे 2 ले लिया। तो दोनों सेट को देखोगे ना तो इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसका सभी एलिमेंट इसके अंदर है। ठीक है जी। फिर उसके बाद 2 2 एलिमेंट वाला लिख दो, बोला 2 ही एलिमेंट उसमें है ही है, वो खुद एक सेट आ जाएगा। तो क्या है, इसके 4 सबसेट बने। ठीक है? इसके कितने सबसेट? 4 सबसेट। ए भी इसका सबसेट है, ए भी इसका सबसेट है, ए भी इसका सबसेट है, ए भी इसका सबसेट है। ठीक है जी? बोला ठीक है सर। चलिए एक क्वेश्चन और। सी इज इक्वल टू, जैसे ए बी सी लिया हमने, इसके अंदर 3 एलिमेंट लिया, और अब मैं बोल रहा हूं कि राइट ऑल सबसेट ऑफ सेट सी। सेट सी के सभी सबसेट को लिखा जाए। एक बार वीडियो पॉज करिए और खुद से लिखने का ट्राई करिए सभी सबसेट को जल्दी से। क्या होगा? पहला तो नल सेट आएगा,
नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट वाला लिख दो, ए फिर बी डालो फिर सी डालो, तो ये सभी इसके सबसेट होंगे, क्योंकि इन सभी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सभी के सभी सेट सी में प्रेजेंट है। ठीक है जी। फिर दो दो करके एलिमेंट लो इसी सेट के घर से, ए कॉमा बी फिर बी कॉमा सी, सी कॉमा ए। ठीक है जी। सी कॉमा ए, दो दो करके हो गए। फिर तीन तीन करके लो, तो भैया तीन ही एलिमेंट हैं इसमें, ये खुद चलाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी सी। कितने सबसेट बने इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी सेट का सबसेट लिख सकते हो। मजे की बात क्या है ना, इसकी खूबसूरती क्या है वो समझेंगे अब। यहां पे आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 1 था। ठीक है जी। तो इसके पास नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, नंबर ऑफ सबसेट्स सर 2 बना। कितना बना, 2 बना। जब सेट के अंदर एक एलिमेंट था तो इसका सबसेट 2 बना, यानी आप लिख सकते हो 2 का पावर 1। यहां पे आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना बना, बोलो नंबर ऑफ सबसेट्स, तो सर 4 बना, जिसको आप क्या लिखोगे 2 का पावर 2। ठीक है जी। जितने सेट के घर में एलिमेंट है उतना 2 का पावर चला जा रहा है। अब यहां देखो सेट के घर में कितने एलिमेंट, सेट के घर में 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, दैट इज 8। ठीक है जी। अगर इसी प्रकार से 4 एलिमेंट होता सेट के घर में तो उसके कितने सबसेट बनाए जाते, 2 का पावर 4। 5 एलिमेंट होता सेट के घर में तो उसका जब सबसेट लिखते तो कितने सबसेट लिखा था, 2 का पावर 5, मतलब 32, है कि नहीं। तो ऐसे सवाल आपके नहीं आएंगे कि लिखते रहो भैया, कोई सेट दे दिया बड़ा सा जिसमें 10 एलिमेंट हैं और बोले कि इसका सबसेट लिखो, तो उसका सबसेट कितना आएगा, 2 का पावर 10, है कि नहीं, 1024। तो उतना कौन बैठ के लिखेगा। तो ऐसे सवाल नहीं आते, नंबर ऑफ सबसेट पूछते हैं, पहले इसे लिख लो तुम। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। इसी फॉर्मूले को लिखाने के लिए आपको ये 3 एग्जाम्पल हमने पहले दिया कि अगर सेट ए के घर में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 का पावर n। जितना एलिमेंट है उतना 2 का पावर कर दो। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से बना दें कि फाइंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट हैविंग सिक्स एलिमेंट्स। बोला एक सेट है जिसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, बोलो। तो आंसर क्या बोलोगे, 2 का पावर 6, दैट इज 64, यानी इतने सबसेट आएंगे। ठीक है जी। कितने सबसेट आएंगे, 64। तो इस फॉर्मूले को गांठ बांधकर याद कर लो कि किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसको अगर 2 के पावर पे रेज कर देंगे तो उसका उतना नंबर ऑफ सबसेट बनेगा। ठीक है।
इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू एन, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दैट सेट इज इक्वल टू 2n। ठीक है, इज इट क्लियर? बोला क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए आगे अब हम लोग बात कर लें सबसेट देख लिया हमने, अब बात करते हैं सुपरसेट की। क्या होता है भैया सुपरसेट? सेकेंड नंबर सुपरसेट। सुपरसेट ध्यान से समझिएगा। इफ ए इज सबसेट ऑफ द सेट बी, अगर ए बी का सबसेट है देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट। ठीक है जी। अगर ए बी का सबसेट है तो बी उसका क्या कहलाएगा? सुपरसेट कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि एक सेट ए लिया हमने जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1,2, एक सेट बी हमने लिया 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सर ए जो है ना, ए जो है वो सबसेट है बी का। इसे क्या पढ़ते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए का सभी एलिमेंट सेट बी के घर में है। तो ए जब बी का सबसेट है तो बी ए का क्या कहलाएगा? तो बी ए का सुपरसेट कहलाएगा। बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ सेट ए। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है? बी जो है, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। बस ये सिंपल कहानी थी इसका कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट है। बोलो चीज़ें क्लियर है? हाँ या ना? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए इसे लिख लिया जाए और अब हम आगे बातें करते हैं प्रॉपर सबसेट की। ठीक है जी। क्या होता है भैया प्रॉपर सबसेट? ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर सबसेट बोलता क्या है? चलिए मान लेते हैं कि ए और बी दो सेट्स हैं, ए एंड बी आर two sets such that every elements of set A present in set B and set B have must be at least one extra element, then A is called proper subset of set B and it is
डिनोटेड बाई ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी। क्या है प्रॉपर सबसेट? बोला ए और बी दो सेट है, ऐसा है कि प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का उपस्थित है सेट बी में, एंड सेट बी के पास कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना जरूरी है। ठीक है जी। देन तो ए जो है वो कहलाएगा प्रॉपर सबसेट बी का, एंड इट इज डिनोटेड बाई ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी। क्या समझें? सबसेट में हम लोग ऐसे डिनोट करते थे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसमें क्या था कि ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित होता था, इतना ही कहानी था इसका। इसमें क्या है कि ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हो और बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर सबसेट का सिंबल। ठीक है जी। यहाँ पे इक्वल्स टू लगा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे क्या चीज़ें था कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दोनों बराबर भी हो जा रहे थे। ठीक है। इसमें क्या है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हो, बस इतना ही बोलकर रुक गया था डेफिनेशन। इसमें क्या है कि ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हो और बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा हो, यानी ये ज़्यादा हो, इससे बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या हो, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझे नहीं समझे? बोलो। यानी इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना ही चाहिए, इसका सभी एलिमेंट इसमें उपस्थित हो और इसमें कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो। चलिए, मेरे ख्याल से चीज़ें समझ गए होंगे। एग्जाम्पल की मदद से और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एक सेट ए लिया 1 2, ठीक है जी। एक सेट बी लिया 1 2 3, एक सेट सी लिया 1 2 3 4 और एक सेट डी लिया 1 2। ठीक है जी। बोलो, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? बोला हाँ सर। बताना है अब, क्या ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी? ये बात सही है क्या? बोला जब ए प्रॉपर सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या होता है कि ए का सभी एलिमेंट बी में हो और बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो। चलते हैं ए के पास, पूछते हैं क्या भैया तुम्हारे पास जो एलिमेंट है वो सभी का सभी बी में है? तो बोलता है हाँ। 1 2 है तो इसमें भी 1 2 है। बोला एक कंडीशन और है कि तुम में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होना चाहिए, इससे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। बोला है जी, इसमें तो 1 2 ही है, मेरे पास 3 है एक एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये बात सही है। दूसरा, अगर ए बोलता कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये बात सही है गलत? ए इज अ सबसेट ऑफ बी कहने का अर्थ क्या होता था कि ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हो, बस इतना ही कहानी था कि ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हो। ठीक है जी। क्या था कि ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हो। तो चेक करो कि ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित है, तो आंसर इज यस। इसका मतलब ए भी ट्रू है। थर्ड नंबर, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, बोला ए का सभी एलिमेंट सी में होना चाहिए और सी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो ए के एलिमेंट 1 और 2 है, सी में देखो 1 और 2 भी है और इसमें 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो ये भी बात सही है कि दिस इज द ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। ठीक है। क्या ए इज अ सबसेट ऑफ सी कह सकते हैं? तो आंसर इज यस, कोई बात नहीं है, कह सकते हैं। फोर्थ नंबर, क्या ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी कह सकते हैं? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, मतलब प्रॉपर सबसेट कहते हो तो इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए कि ए का सभी एलिमेंट डी में हो और डी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो। तो ए का सभी एलिमेंट तो डी में है लेकिन डी में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, जो ए में है वही है, तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट नहीं है। यही आप यह कह सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ डी। ए इज अ सबसेट ऑफ डी कहने का मतलब यही चेक करना होता है कि ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित होना चाहिए। तो ए का सभी एलिमेंट
डी में उपस्थित है, सॉरी यहाँ भी बोल दिया, डी है ना, ए का सभी एलिमेंट डी में उपस्थित होना चाहिए। तो ए का सभी एलिमेंट दैट इज 1,2 है और इसमें भी 1,2 है जो कि उपस्थित है, तो दिस इज द ट्रू। ठीक है जी, समझ गए सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। बोलो, प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब कोई सेट जैसे ए है, सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो और बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, तब वह सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। नोट नंबर 1, if A is subset of B and B is subset of A, then A बराबर B होगा। ठीक है जी, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, मतलब दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे का बराबर होगा। ठीक है जी, वो कैसे? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी कहने का अर्थ क्या हुआ कि ए का सभी एलिमेंट बी में है। इसका मतलब क्या समझे कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में उपस्थित है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी प्रेजेंट इन सेट ए। सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए में उपस्थित है। क्या बोला जा रहा है कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में उपस्थित है। फिर क्या बोला कि सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए में उपस्थित है। इसका मतलब कि दोनों में सेम एलिमेंट हैं, मतलब दोनों सेट कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है जी, इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए पहले से लिख लिया जाए और अगले नोट के बारे में बात करते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, उसे समझना। नोट फॉर अस। क्या है ना, अभी आपने क्या सीखा? दो चीजें सीखा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसे पढ़ते हैं हम लोग ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी, यही पढ़ते हैं ना। एज सबसेट ऑफ बी कहने का अर्थ क्या होता है भैया? एज सबसेट ऑफ बी कहने का अर्थ होता है कि ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हो। ठीक है जी, ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हो सकता है ए और बी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, और बी के पास एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है जी, ये भी कहानी हो सकता है। क्या हो सकता है कि बी हैव, ऐसे लिखो, बी कैन बी इक्वल टू ए, इक्वल टू ए। ठीक है जी, बी ए का इक्वल भी हो सकता है। और क्या? बी हैव मे बी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। ठीक है, बी के पास हो सकता है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो। समझा नहीं समझे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो क्या हो सकता है कि ए और बी दोनों बराबर हो सकते हैं, या बी के पास
ए से एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है जी, ये कहानी है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट वाले में कि ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया? तो बोला ना सर कि इसे पढ़ते हैं हम लोग ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसमें क्या है कि बी के पास कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना जरूरी है। ठीक है जी, इसमें क्या है कि बी हैव मस्ट बी एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट। बी के पास कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना जरूरी है। ठीक है, और इसमें क्या था कि बी ए के बराबर भी हो सकता है और बी के पास एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है जी, ये कहानी थी इन दोनों में। जब IIT JEE के जितने भी बुक्स होंगे और IIT JEE में सवाल भी आएंगे तो इनका सेंस यही बनता है, इसको हम लोग ए इज अ सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं, इसको ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, लेकिन आपका जो NCERT है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो NCERT है उसमें क्या है ना कि वो इसे पढ़ता है ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, वो इसे क्या पढ़ता है? ए इज सबसेट ऑफ बी। से ध्यान रखना है आपको। लेकिन IIT JEE के जितने भी सारे बुक्स होंगे उनमें इसे पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, इसे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी, लेकिन NCERT में इसे क्या पढ़ता है? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना होगा। उसमें प्रॉपर सबसेट नाम का कोई चीज़ मेंशन नहीं किया गया। ठीक है जी, इसमें देयर इज नो मेंशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। इसमें प्रॉपर सबसेट का मेंशन नहीं किया गया है। अगर NCERT में प्रॉपर सबसेट पूछना होता है तो पूछता कैसे है? बोलेगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सबसेट में ए इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बोला गया ना कि बी हैव मस्ट बी एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, है कि नहीं? इसमें कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना ही चाहिए। तो NCERT में जब प्रॉपर सबसेट की बात बोलता है तो बोलता कैसे है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ज्ञान की बातें थी, आप ऐसा समझ सकते हो कि NCERT में क्या दिया गया है। और बाकी जो IIT JEE की आपके बुक्स हैं और IIT JEE में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इन दोनों का मतलब सेम ही है जो पढ़ाया गया आपको। ठीक है, लेकिन जब NCERT की बुक देखोगे तो इसे वो सबसेट बोलता है। ठीक है, बोलो इतनी सी बातें आपको दिमाग में रहेंगे, हाँ या ना? बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड। और ये रहा भैया ये आपका होम चैलेंज जो लेक्चर नंबर 1 में दिया गया था। क्या आपने सोल्व किया? बोलो सोल्व किए हो? क्या आंसर आया है आपका? चलिए, जो स्टूडेंट सोल्व किए हैं वो अपना आंसर मिलाने का प्रयास करेंगे, और जिनसे सोल्व नहीं हुआ एक बार ज़रूर समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है जी, क्या है ना कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 10 तक दिया गया एक ए सेट है, बी एक सेट है m बाई एन सच दैट n ग्रेटर देन m, यानी जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक है जी, एंड m कॉमा एन, m एन कहाँ से आ रहा है? सेट ए के घर से आ रहा है। GCD ऑफ m कॉमा एन इज 1, दैट इज HCF 1 है, यानी कि दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो सेट बी के पास कितने एलिमेंट्स है बताना है आपको। चलिए समझते हैं इसे।
ये जो सेट बी है, ध्यान से समझिएगा, सेट बी में जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट हो किस टाइप के हैं, एम बाई एन, जिसमें एन बड़ा रखना है, ठीक है। और एम ओ एन किसके घर से है, ए के घर से है। जैसे ए के घर से हमने 10 उठाया, ठीक है, एन और एम, जैसे मान लीजिए एन बड़ा रखना है तो यहाँ 7 रखा, तो यहाँ मान लीजिए 5 रखा, क्या यह एलिमेंट इस सेट का होगा? तो आंसर इज यस। क्यों भैया? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, ऐसा बोला है। और एम और एन दोनों किसके घर से हैं? ए के घर से है, तो दोनों 5 और 7 सेट ए के घर से है, सही बात है। और दोनों का कॉमन फैक्टर कितने हैं, HCF कितना है बोलो? तो 1 है। तो इसका मतलब यह इस सेट का एलिमेंट है। तो ऐसे कितने एलिमेंट है इसके घर में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो है ना? बोलो भाई, तुम्ही से बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिएगा कि एम बाई एन टाइप के एलिमेंट लिखना है। एम एन क्या है? एम एन बताया यहाँ पे है कि इसका जो एन है वो बड़ा होना चाहिए एम से, दैट इज डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, ठीक है जी। एंड एम ओ एन दोनों ए के घर से है, यही 10 एलिमेंट्स में एम ओ एन होंगे। और क्या बोला है कि GCD दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर हो 1 आना चाहिए, ठीक है जी। HCF 1 आना चाहिए। तो चलिए नीचे वाली चीज़ें बड़ा रखना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एन का वैल्यू हमने सेट ए के घर से 10 उठाया, तो एम क्या क्या हो सकता है, ध्यान देना, एम बाई एन बनाना है हमें। तो अगर एन के जगह पे हमने 10 रख दिया तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, इससे छोटा ही आएगा, तो 10 से सभी छोटे हैं। तो एम का वैल्यू जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, 1 रख सकते हैं। अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1/10 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1/10, और दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर भी 1 ही होगा, दैट इज HCF भी 1 और 10 का 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एम का वैल्यू 1 रख सकते हैं। क्या एम का वैल्यू 2 रख सकते हैं? मतलब जब एम का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2/10, लेकिन इन दोनों का बीच का जो HCF निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, ठीक है, कॉमन फैक्टर इनका 1 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 नहीं रख सकते। 3 रख सकते हैं क्या? बोला हाँ, जब यहाँ पे 3 आ जाएगा तो इन दोनों का HCF क्या होगा, 1 आ जाएगा। 4 रख सकते हैं? नहीं। 5 नहीं। 6 भी नहीं, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 नहीं आएगा। 7 बोला हाँ सर। 8 नहीं रख सकते। 9 रख सकते हैं। तो जब n का वैल्यू 10 लेंगे तो m का वैल्यू ये 4 पॉसिबल होंगे, 1 3 7 9। तो एलिमेंट कौन कौन बन जाएंगे, 1/10, 3/10, 7/10, 9/10, ऐसे 4 एलिमेंट बन गए जब n का वैल्यू 10 रखा। तो ऐसा ही केस बनाइए, ठीक है, यहाँ से 4 एलिमेंट आ गए। जब n का वैल्यू अब हम 9 रखेंगे तो बताओ m कौन कौन पॉसिबल होगा। m का वैल्यू 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, है कि नहीं, क्योंकि m बाई n बनाना है। ध्यान दो, n का वैल्यू आपने 9 पटक दिया है, तो यहाँ जब 1 रखोगे तो इनके बीच का भी HCF क्या आएगा, 1 आएगा। 2 भी रखेंगे तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब बताओ अगला क्या, 3 रख सकते हैं? नहीं सर, 3 रखेंगे तो HCF 1 नहीं आएगा। 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 5 और 9 का HCF 1 आएगा। 6 नहीं रख सकते, 7 रख सकते हैं, 7 रखेंगे तो 7 9 का HCF 1 आएगा। 8 रख सकते हो। 9 रख सकते हैं क्या? 9 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि n बड़ा होना चाहिए, यानी अब m का वैल्यू इससे छोटा ही रखना होगा, 9 से छोटा ही, तो 8 तक चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, जब n का वैल्यू आप 8 लोगे तो m क्या क्या होंगे, अब जल्दी जल्दी बताओ। 1 रख सकते हो, 2 नहीं रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, क्योंकि 3 और 8 का HCF 1 आ जाएगा। 4 नहीं रख सकते, 5 रख सकते हैं, 6 नहीं रख सकते, 7 रख सकते हैं, बात खत्म। n बराबर 7 जब रखोगे तो m क्या क्या लोगे बोलो। दिस इज द प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक रख दो, क्योंकि इनके साथ कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, दैट इज HCF 1 आएगा, ठीक है जी। चलिए, जब n बराबर 6 रखेंगे तो अब m क्या क्या आएगा, 1 2 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, 5 रख सकते हैं। तो 5 और 6 का HCF करोगे तो 1 आ जाएगा। जब n बराबर 5 लोगे तब m क्या क्या आएंगे बोलो, m क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इनके साथ सभी का HCF 1 ही आएगा।
जब n बराबर 4 रखोगे तो m क्या क्या आएगा, 1, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। ठीक है जी। जब n बराबर 3 रखोगे तो m क्या आएगा, 1, 2। जब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो m क्या आएगा, बोलो, 1 आएगा सर। 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि इससे छोटा ही लेना है m का वैल्यू। जब n बराबर 1 रखोगे तो m क्या आएगा, बोलो। बोला अब इससे छोटा कोई नंबर है ही नहीं इसमें, तो अब यहाँ से m का वैल्यू नहीं आएगा। तो इतना ही केस बनेगा। ठीक है जी। देखो कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करो। m/n तो 1/10, 3/10, 7/10, 9/10, यहाँ से फिर 1/9, 2/9, 4/9, 5/9, 7/9, 8/9, इस प्रकार के एलिमेंट बनेंगे। कॉमा से सेपरेट करते हुए आप कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 31। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक योर ऑप्शन, दैट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो बढ़िया सवाल था। बोलो ये चीज़ें समझ में आया, बोलो भाई समझ में आ गई। हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और ये रहा आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 2 का। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस को लिखो। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चंस को लिख लिया होगा। तो आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सेट देखा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, नल सेट, जिसको वाइड इम्पटी सेट भी बोलते हैं। दूसरा हमने देखा सिंगलटन सेट। ठीक है जी। तीसरा पेयर सेट, फिर उसके बाद सबसेट, सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट देखा हमने। और इसमें एक और चीज़ बच जाता है, पावर सेट, जो कि अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। और इससे जुड़े कुछ और अच्छे अच्छे प्रश्नों के भी बौछार करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है जी। तो बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में इन सभी पे जो अभी आपने पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, और एक और बचा हुआ है पावर सेट। तो पावर सेट पढ़ने के बाद बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। अगले लेक्चर में क्या करने वाले हम लोग, पावर सेट पढ़ेंगे और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।